हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे और इस लड़ाई में और संघर्ष में चैंपियन स्कार आपका हर कदम में साथ देगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम आपको बता दें कि इस सेगमेंट को स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें कि हम लाए हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेशल फाइटर बैच। फाइटर बैच क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्यों जानना जरूरी है, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हर बच्चे की एक समस्या है कि वो 1700 बच्चों के बीच में कंपटीशन, यानी कि जब 100 वैकेंसी आती है, 150 वैकेंसी आती है, तो बच्चों के बीच में कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। एक सीट पे 1700 बच्चों का कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में बच्चा बहुत पीछे हो जाता है। क्यों? लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से। हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देने जा रहे हैं इस फाइटर बैच में, जहां हम आपको याद कराएंगे, यही नोट्स बनाएंगे, यही आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ एमसीक्यू के माध्यम से। जो क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट देना चाहिए, जो आपको एमपीपीएससी में फील होता है, वो हम आपको यहीं यहीं प्रैक्टिस करा के डेली एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कराएंगे। और ये पूरा पैकेज आपको 7,999 में ऑफलाइन माध्यम में और ऑनलाइन माध्यम में 1499 में आपको प्राप्त होगा। और यहाँ मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश की सबसे तगड़ी फैकल्टी, जो आपको प्रीलिम्स एक शॉट में क्लियर करा देगी। 80% यानी कि 80+ क्वेश्चन की हम लेते हैं गारंटी कि आप हमारा साथ देते हैं और अगर हम आपके साथ तगड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आप 80+ स्कोर करने जा रहे हैं। ठीक है? और हम आपको बता दें कि हम रोजगार निर्माण इसलिए लाए हैं, क्योंकि हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। रोजगार निर्माण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक हफ्ते का जो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ है, यहाँ हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करते हैं। और याद रखिएगा कि ये सेगमेंट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों सेगमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहली खबर है, भारत को सिकल सेल मुक्त बनाने के लिए करें कार्य। हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनका कहना है कि विश्व सिकल सेल रोल क्या है। अभी 29 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया का, जो आपने सुना है, विश्व सिकल सेल जो रोग है, आपने देखा होगा, वो दिवस मनाया गया है। नाम सुनिएगा, विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस। ठीक है, 29 जून को ये मनाया जाता है। इसके लिए उद्बोधन दिया था हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने और इसमें मध्य प्रदेश शासन तेजी से काम कर रहा है। माननीय हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा ये बहुत तेजी से इनिशिएटिव लिया गया और भारत सरकार के द्वारा भी इनिशिएटिव लिया गया कि वर्ष 2047 तक भारत को, और ना केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे भारत को सिकल सेल मुक्त बनाना है। ये जो रोग है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए उसको पिछड़ेपन का और पीछे ले जाने का काम कर रहा है, मगर हम इस रोग से तेजी से निजात पाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस इसमें यही आपको याद रखना है। उनका स्टेटमेंट है कि सभी देशवासी स्वस्थ हों, स्वस्थ नागरिक हैं, अपनी जीवन और अपने राज्य और हमारे देश की प्रगति में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सभी भागीदारों से एकजुट होकर उनको काम करने के लिए आह्वान किया है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय ने विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस पर हुए कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश की सराहना की, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तेजी से इस चीज पे काम कर रही है और यही चीज हमको इस पे आपको देखने को मिलेगा। सिकल सेल से ही होते हैं परेशान, क्योंकि ये जो जो रोग है सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक आप बोल सकते हैं कि अ, जो ये रोग है, वो वर्ष 2047 तक इसको हमको अंत करना है। मगर इस रोग में जो रेड ब्लड सेल होती हैं, वो लाल रक्त कोशिकाएं, वो हसिया जैसा शेप बना लेती हैं, मतलब आधा अर्धचंद्राकार शेप बना लेती हैं। ठीक है, और ये आनुवांशिक बीमारी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आपको ये शिफ्टिंग होती रहती है और धीरे धीरे मध्य प्रशासन इसमें सोच रही है कि इसको तेजी से हम इसको खत्म करने की कगार पे हैं। अब धीरे धीरे हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित रोगों के लिए एकीकृत उपचार केंद्र स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। अभी मध्य प्रदेश शासन ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व पे क्या किया है, प्रदेश को बनाएंगे देश की डेयरी कैपिटल। दुग्ध उत्पाद 5 गुना करने का है लक्ष्य। अब जब भी आप इकोनॉमी का प्रश्न लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और इस टाइप की कुछ चीजें आपको मिलता है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो आपको तुरंत बताना है कि मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य क्या है। कि सबसे पहले देश को कैपिटल, मतलब मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाना है और अपना लक्ष्य है उत्पादन का 5 गुना करना है। ठीक है, देखिए क्या है, देख लीजिए सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया, पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नाम पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग कर दिया है।
हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस डिपार्टमेंट का नाम क्या कर दिया गया है, तो आपको बताना है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नाम पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग कर दिया गया है। ठीक है, इसमें काम की चीज क्या है, सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। अब आपके लिए मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना जो है ना, सॉरी, भीमराव मुख्यमंत्री जी के द्वारा भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना क्या से क्या समझते हैं आप। 2 मार्कर में आ सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि कब ये प्रारंभ हुई, फिर साथ ही साथ इसके हितग्राही कितने हैं। आने वाले टाइम में हम आपको इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने जाएंगे। फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं या आप अगर पूछा जाता है कि अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आत्मनिर्भरता की ओर, अगर ग्रामीण परिवेश से है तो आपको फटक से आंसर देना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू की गई जो योजना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, उसके तहत हम लाभान्वित हो जाएंगे और उनसे लोन प्राप्त करके हम तेजी से अपनी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे और ये लोन चुकाकर और भी तेजी से हम अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यही काम आपको करना है। फिर इसमें ये पूरा पैराग्राफ में काम की चीज क्या थी जो मैंने बस नोट डाउन कर दिया और हाईलाइट भी कर दिया। वर्ष 2002 से 2003 तक पशुपालन विभाग का बजट मात्र कितना था, 300 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर अब 2600 करोड़ रुपए हो गया। अब आपके लिए एक नया फैक्ट है, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, कि जब भी इकोनॉमी में आपसे पूछा जाए तो यही फैक्ट डालना है कि वर्ष 2002 में 300 करोड़, अब वर्तमान में 2600 करोड़ रुपए का फंड हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें रेज कर दिया। राज्य सरकार ने गौशाला संचालन के लिए अनुदान राशि 20 रुपए, मतलब प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपए अनुदान राशि से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी गई है। ठीक है, अब यही जो क्या कर रहे हैं, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश का दुग्ध पांच उत्पाद मतलब दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश को 5 गुना ग्रोथ करने के लिए एक हमने लक्ष्य बनाया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने। वर्तमान में प्रदेश में 5.5 करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन होता है, इसमें से लगभग आधा घरेलू उपयोग और शेष मार्केट के लिए पहुंचता है और यही चीज आगे चल के फ्रूट प्रोसेस जो हमारा फूड प्रोसेसिंग है उस उद्योग में कहीं ना कहीं इसका योगदान देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है गाइस। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य, फिर से मैं बता दूं, पिछली बार का कमेंट था कि सर ये तो डेली न्यूज़पेपर है या वीकली न्यूज़पेपर है, ये तो मिल जाता है पीडीएफ के रूप में, हमें क्या करना है। मगर वैसे तो बहुत सारी मार्केट में पीडीएफ है, बट आप इंसान पढ़ता नहीं है और हमें काम की चीज रोजगार निर्माण से निकालना है। हम आपको फालतू की चीज नहीं पढ़ाएंगे, हमको केवल 5 से 6 पेजेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट पेजेस का हमको बेटर यूटिलाइजेशन करना है और उम्मीद करते हैं कि आप पेन पेपर मोड में आप अपने अ, जो इस वीडियो को नोट डाउन कर रहे होंगे, जिससे आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, फिर आते हैं ये सामूहिक भागीदारी से होगा सिकल सेल का उन्मूलन। हमने डिस्कस किया था, माननीय हमारे राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब प्रीलिम्स में इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे राज्यपाल का प्रश्न नाम ही लोगों को लेते नहीं आता। लोग कभी कभी सीधे मंगू भाई बोल देते हैं या मंगू भाई छगन भाई पटेल बोल देते हैं, मगर महामहिम राज्यपाल महोदय का नाम महामहिम से शुरुआत नहीं करते हैं। और यही कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस और कमजोरी का दिख जाता है कि नहीं, बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की है, प्रिपरेशन के बाद उनसे लोगों से बात करने का एटिकेट्स नहीं है ना। तो हम ये सीखना है कि महामहिम श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल के द्वारा विश्व सिकल सेल दिवस पर बड़वानी में ठीक राज्य स्तरीय सम्मेलन का संबोधित किया और उन्होंने बताया कि क्या किया कि सिकल सेल के उन्मूलन के लिए सबसे बड़ी भागीदारी आम व्यक्तियों की भी है, सबसे विश्वास और साथ के प्रयासों से रोगों का उन्मूलन ही होगा। तेजी से उन्होंने ये बताया कि हम मध्य प्रदेश शासन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से इस चीज को अबॉलिश करने की आगे तत्पर है। ठीक है, अब हमारी लाडली बहनों को 1500 रुपए का मिलने जा रहा है सौगात। 250 रुपए का जो अभी एक आपको शगुन मिलेगा, कब, रक्षाबंधन में, साथ ही साथ दिवाली के टाइम में भी आपको 1500 रुपए ही मिलेंगे। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है और उन्होंने बताया कि आगामी दीपावली से लाडली बहनों की योजना के तहत हितग्राहियों को 1500 रुपए प्रति माह की राशि नियमित तौर पर दी जाएगी। तो बधाई हो, आपके पास 250 रुपए और भी बढ़ चुका है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में योजना के तहत 1250 रुपए प्रति माह की राशि दी जा रही है। अब आपके प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि धनराशि कितनी है, 1000 है ना, 1000 है या 1100 है या 1200 है या 1250 रुपीज है। तो 1250 रुपीज है प्रति माह राशि लाडली बहनों को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत अगले महीने प्रदेश की सभी महिलाओं को रक्षाबंधन मनाने के लिए 250 रुपए की अतिरिक्त राशि बैंक के खाते में सगुन के तौर पर भेजी जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम है ना, एमएसएमई दिवस पर रतलाम में होगा क्या एमपी राइज। अब एमपी राइज 2025 क्या है, ये प्रश्न होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, फिर ये कहाँ आयोजित हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका पेपर 4 पार्ट पार्ट बी यानी उद्यमिता विकास से संबंधित ये पूरा का पूरा सेगमेंट है। और आप मान के चलिए कि ये वाला सेगमेंट आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। 3,999 में ऑफलाइन और 999 में ऑनलाइन स्ट्रक्चर में आपको ये चीजें मिलेगी विथ की स्टडी के साथ। चलिए हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम दिवस के दिन मध्य प्रदेश शासन ने क्या क्या करने का प्लान बनाया हुआ है। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस यानी कि 27 जून को रतलाम के शहीद स्मारक में। अब राइज का फुल फॉर्म सुन लीजिए। राइज का फुल फॉर्म है आर यानी रीजनल, आई इंडस्ट्री, एस यानी स्किल और ई मतलब एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है गाइस? तो राइज रीजनल इंडस्ट्री स्किल एम्प्लॉयमेंट। अगेन रिवाइज करिए, बोलिए यूट्यूब पे रीजनल स्किल सॉरी रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एम्प्लॉयमेंट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रदेश में औद्योगिक, अब देखिए याद रखिए कि हमको सबसे पहले क्या करना है, भाषा शैली को सीखना है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और स्वरोजगार को एक समग्र मंच प्रस्तुत करेगा। हम ये भाषा शैली जब भी आम व्यक्तियों से बोलेंगे, आप मान के चलिए कि आप अपने आप को डे वन से अधिकारी मानिए। अगर आपने इस चीज को अगर आप मान लिया तो 100% आपका जीवन एक अधिकारी की जैसा हो जाएगा। और जब आप चीजें अच्छी सोचते हैं तो आप मान के चलिए कि अच्छे बन भी जाते हैं। और हमको भी यही आंसर राइटिंग में भी लिखना है। कैसे लिखना है, यही शब्द फिर से स्टार्ट करना है। यह कार्यक्रम प्रदेश में औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और स्वरोजगार को एक समग्र मंच पर प्रस्तुत करेगा। इसे समेकित पहल से मध्य प्रदेश में निवेश, कौशल विकास और स्वरोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे और राज्य को क्या होगा, आर्थिक प्रगति मिलेगी और स्थायी एवं समावेशी इससे दिशा प्राप्त होगी। फिर प्रदेश में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 3 नए हवाई अड्डों के निर्माण के साथ मध्य प्रदेश में अब 8 परिचालित एयरपोर्ट वाला एक राज्य बन चुका है। एक नया फैक्ट हो गया कि चलने पूरा चलित परिचालन वाले कितने हो गए हवाई अड्डे, टोटल 8 हो चुके हैं। क्लियर है गाइस? और ये भाषा शैली जरूर देखिएगा कि औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विस्तार से उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है और यही भाषा शैली आपको एक अच्छा अधिकारी बनाएगा। फिर वहीं भोपाल में मेट्रो अतिशीघ्र चालू होने वाला है। हमारे इंदौर में मेट्रो प्रारंभ हो गया है आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से। फिर है फ्लाईओवर, औद्योगिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के विकास से कनेक्टिविटी व्यापक हुई है। जब भी आपको राज्य मार्ग वाले या कनेक्टिविटी वाले प्रश्न होंगे तो आपको आंसर ऐसे ही लिखना है। फ्लाईओवर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित आपके पास कुछ चीजें आ जाए तो शब्द ऐसे ही रखिए, फ्लाईओवर, औद्योगिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के विकास से कनेक्टिविटी व्यापक रूप से सुदृढ़ हुई है, जिससे उद्योग और निवेशकों को बेहतर सुविधा और त्वरित पहुंच सुनिश्चित हुई है। ठीक है गाइस? फिर नई तकनीक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए एमपी राइज 2025। फिर राइज का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म आपको रट लेना है। ये सीएम राइज नहीं है, ये कौन सा वाला है, ये इंडस्ट्री वाला सीएम राइज है। ठीक है? एमपी सीएम राइज सॉरी एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव में औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और औद्योगिक पार्कों का मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोकार्पण किया गया। इसके अंतर्गत महिला उद्यमियों और ग्रामीण स्वरोजगार के लिए एक इनिशियल लेवल पे फंडिंग की गई, जिससे वो अपना स्वरोजगार आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर पाए। ठीक है? ये इसका कुल मिला के लबोलबाब ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए एक नजर देख लेते हैं भारत में सिंगापुर से सबसे ज्यादा ऑफर क्या आ रहा है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत में मॉरिशस की जगह सिंगापुर से क्या है, मॉरिशस नहीं, भारत में सिंगापुर से सबसे अधिक, थोड़ा पढ़ने में हो गया ऊपर नीचे, मॉरिशस पहली पोजीशन पे था, उसको शिफ्ट करके सिंगापुर हो गया है। तो भारत में सिंगापुर से सबसे अधिक आ रहा है एफडीआई। भारत में अब मॉरिशस की जगह सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है। अब आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से सर्वाधिक आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन होगा
मॉरिशस, फिर आएगा सिंगापुर, फिर आएगा अमेरिका, फिर आएगा चाइना। तो आपको सीधे सोचना नहीं है। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि नहीं, मॉरिशस तो हमने बचपन से ही सुन रखा है, मॉरिशस मॉरिशस मॉरिशस, मगर अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, तो आपको तुरंत आंसर देना है सिंगापुर। क्लियर है? सिंगापुर। फिर क्या है? आईटी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी निर्माण गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश की जोरदार वृद्धि हुई। किस किस में? आईटी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर देखिए, देश में आर्थिक प्राथमिकताओं और वैश्विक निवेश का ट्रेंड भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देश में वर्ष 2000 से लेकर 2025 तक कितना हुआ है? 62 लाख करोड़ रुपए तक का एफडीआई आया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए है। इकोनॉमी में जब भी आपके पास इस टाइप का प्रश्न आए, तो तुरंत आपको कॉन्फिडेंट तरीके से बताना है कि वर्ष 2000 से लेकर 2025 तक 62 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है। इसमें कंपनियों के द्वारा दोबारा लगाए गए मुनाफा और दूसरी पूंजी से जोड़ दिया जाए तो 92 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप भारत में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे कुल एफडीआई में 85% की हिस्सेदारी सिर्फ 12 देशों की है, जिसमें सिंगापुर, मॉरिशस और अन्य देश मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे। और कहीं कहीं कुछ रिपोर्ट ये आती है कि सिंगापुर और मॉरिशस में ये भारत का ही पैसा घूम कर भारत के पास ही आता है। चलिए, फिर आपको ये कोई कॉमर्स नहीं पढ़ना है, फिर एफडीआई भी नहीं पढ़ना है, ये सॉरी, विश्व 4 स्कूल भी काम की नहीं है हमारे अपने आंसर राइटिंग के हिसाब से। फिर आपको इस पे आना है। हाँ, स्कैम रोकने के लिए गूगल लॉन्च करेगा सेफ्टी चार्टर। ये हमारे यूनिट 9 है ना, आपका आईटी सॉफ्टवेयर वाला जो सेगमेंट है ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इस यूनिट से संबंधित है। तो दिल्ली में आयोजित होगा सेफर विथ गूगल इंडिया समिट में गूगल ने नया अपना सेफ्टी चार्टर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा यानी साइबर क्राइम को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम की जो एक्टिविटीज हो रही है उससे हमको अपना प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है, स्कैम रोकना और एआई को जिम्मेदारी से विकसित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। गूगल का दावा है कि उसके सुरक्षा उपायों से पिछले वर्ष 13,000, अब अपने लिए जब भी साइबर क्राइम से संबंधित निबंध में हमको टॉपिक लिखना हो या आईटी से संबंधित कुछ हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो तुरंत बताना है कि गूगल के द्वारा पिछले वर्ष 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय ठगी से गूगल ने रोक लगा पाया। ठीक है? तो हमको ये हम कहीं ना कहीं हमारे लिए काम का है। फिर याद रखना है इसके लिए क्या किया। डिजी कवच प्रोग्राम के तहत 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ खतरनाक एप्लीकेशन डाउनलोड कोशिश करने को रोका गया है। तो हमको बस आपको याद रखना है डिजी कवच यूज करना है नाम। डिजी कवच के द्वारा क्या किया है, इस प्रोग्राम के तहत 6 करोड़ खतरनाक ऐप डाउनलोड कोशिश को रोका गया है। गूगल पे ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा स्कैम ट्रांजैक्शन अलर्ट जारी किए। गूगल सर्च की स्कैम वेबसाइट पकड़ने की क्षमता 20 गुना बढ़ी है। गूगल का सेफ्टी चार्टर सिर्फ आम यूजर की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये कंपनी एआई की मदद से सॉफ्टवेयर की कंपनियों को सॉफ्टवेयर में मौजूद कमजोरियों को पकड़ता है, और न केवल पकड़ता है और उसको इसको रिजॉल्व करने का मदद करता है। ठीक है? फिर आता है क्यूएस, है ना, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 54 संस्थान। अब आपके प्रीलिम्स के जरूर ये आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 54 संस्थानों को जगह मिली है। ठीक है? यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के जो प्राइम संस्थान है, एमआईटी है, और ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तो हैं ही, उसमें भारत विश्व में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। इनमें सबसे ऊपर है आईआईटी दिल्ली, जिसमें 123वां स्थान है, 1 2 3, यानी कि आईआईटी दिल्ली 1 2 3 हम लोग राइमिंग में बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो 123वां स्थान प्राप्त हुआ है बस, और आपको एक नजर देख लेना है इसको। ठीक है? ये आपके काम की चीज है। फिर आते हैं अगले सेगमेंट में। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एमपी का हमारा एक सेगमेंट ही है। तो एमपी वाला सेगमेंट में हमें सबसे पहले ये पढ़ना है, चंबल क्षेत्र में घड़ियाल संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश की एक सराहनीय उपलब्धि। अब क्या क्या उपलब्धि हुई है हम एक सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं कि चंबल का घड़ियाल जो आपका अभ्यारण्य है ये कहाँ कहाँ है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के वन पर्यटन स्थलों के विकास और उन्नति को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। अब हमको अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको भाषा शैली पे बहुत तगड़े लेवल पे काम करना है। भाषा बहुत अच्छी होगी तभी आपका नजरिया, आपका लेखन कौशल बहुत अच्छा होगा। कैसे? मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के वन्य पर्यटन स्थलों के विकास और उन्नति को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। भारत में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश को पिछले कुछ दिनों में नए टाइगर रिजर्व पार्क की एक सौगात प्राप्त हुई है। क्या हुआ है कि शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क
अब आपके लिए प्रीलिम्स का एक नया क्वेश्चन हो गया कि माधव नेशनल पार्क किस जिले से संबंधित है, तो तुरंत आपको बताना है शिवपुरी जिले से संबंधित है माधव नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, जो चंबल क्षेत्र में वन प्रेमी के लिए एक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। तो आपके लिए फिर से मैं याद करा देता हूँ कि 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण क्षेत्र कौन हो चुका है, माधव नेशनल पार्क। क्लियर है गाइस? फिर है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पर्यटन की तेजी से पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ने से फिर धीरे धीरे लोगों का इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा। चंबल क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या वृद्धि हुई, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलकर, बिल्कुल बोल ही रहे थे, जिससे आत्मनिर्भरता होगी, लोगों का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। एशिया में पहली बार चीते भी चंबल के कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, श्योपुर में है, तो ये ध्यान याद रखना है। चंबल नदी में घड़ियाल एवं डॉल्फिन प्रोजेक्ट पर भी कार्य चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि कहाँ कहाँ चल रहा है, घड़ियाल और डॉल्फिन पे काम चल रहा है, क्या, चंबल नदी क्षेत्र में। प्रकृति ने मध्य प्रदेश को कई वरदान दिए हैं, सघन वन और वनों की विविधता के साथ साथ वन प्राणियों की विविधता में देखने को आपको मिलेगी। अब काम की चीज ये मैंने हाईलाइट कर दिया, मध्य प्रदेश में बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसे प्राणियों के लिए सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। तो बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल, तीन जो हमको ये जो जानवर देखने को मिलेंगे, इनकी सबसे सर्वाधिक जो संख्या आपको देखने को मिलेगी वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। फिर चीता पुनर्स्थापन करने वाला पूरे भारत में एकमात्र राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, बस आपको यही चीजें एक बार गो थ्रू हो जाना है। बस काम की चीज यही थी। फिर पर्यटकों में ये फिर काम की चीज ये है, पर्यटकों में यह चंबल बोट सफारी के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूरा क्षेत्र, ये तीन राज्य यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों का एक संयुक्त प्रयास है। ये आप याद रखना है, जब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या तीनों है, या इसमें गुजरात को भी शामिल कर देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी जानकारी देना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का तीन राज्यों का एक संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1978 में ये जो हम अपनी माधव नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, 1978 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय जो घड़ियाल खत्म होने के कगार पे हैं, तो उनको प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, है ना। लुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले छतकुएं और कछुए, लुप्त प्राय गांगे डॉल्फिन, कछुए और घड़ियाल को क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं कि अगर ये निपट गए, आईयूसीएन डेटा, आप रेड डेटा लिस्ट आप जो पढ़ते होंगे, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। यह अभ्यारण्य लगभग साढ़े साढ़े पाँच वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, हमको इस मुद्दे पर यही काम करना है। अब नया प्रीलिम्स का फैक्ट कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब जारी हुआ, तो 1972। आपको यही याद रखना है, बस छोटी छोटी चीजें याद रखना है, और इसका मुख्यालय मुरैना में होगा। तो वन जीव क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में गाइस। ठीक है, फिर आपको बस इस तरीके से चीजें आप करेंगे तो आप मान के चलिए आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अब हमारे डॉक्टर मोहन यादव के 1.5 वर्ष कार्यकाल के पूरे हो गए और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए, हम थोड़ा सा एक नजर में देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज बस कुछ कुछ चीजें हाईलाइट की थी मैंने, उसको एक नज़र आप देख सकते हैं। सबसे पहले वर्ष 2024 में टोटल, अब माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पहले जो पर्यटन बहुत कम था, अब वर्ष 2024 में 13.41 करोड़ से अधिक लोग पर्यटकों ने मध्य प्रदेश में घूमने का काम किया है। साथ ही साथ सबसे पहला नवाचार रीजनल इन्वेस्टर समिट और सेक्टोरल कॉन्क्लेव का आयोजन भी मोहन यादव जी के ही नेतृत्व में किया गया। ठीक है, रीजनल कॉन्क्लेव, फिर आपको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम, क्यों, क्योंकि हमारा प्रदेश सब कुछ बढ़िया था, खाद्य उत्पादन में बढ़िया है, बट आपको इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज है उसमें आपको मध्य प्रदेश सबसे पिछड़े राज्यों में देखने को मिला। मगर माननीय मोहन यादव के नेतृत्व में अब हमारा प्रदेश पहले बीमारू था, फिर जुझारू था, अब सुचारू तरीके से तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए रीजनल कॉन्क्लेव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एकीकृत विंडो सिस्टम के तहत अब जितने विदेशी निवेशक हैं और इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, उनको हम कहते हैं बस आप आइए, इन्वेस्ट करिए, और बाकी जितने हर्डल्स हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी चुनौतियां हैं, उसका सामना सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू सरकार अपने अपाले में रख लेगी। आपको इंडस्ट्री को स्टैब्लिश्ड करना है, बस यही इसका फोकस है। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी हमने डिस्कस ही किया था
कि सबसे इम्पोर्टेंट योजना है क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। ठीक, इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति को 42 लाख रुपए तक का हम लोन प्रोवाइड करेंगे और 25 से 33% तक का इसमें जो आपको सब्सिडी भी प्राप्त होगी। ये सब सबसे इम्पोर्टेंट योजना है। हो सकता है आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू में जरूर आपसे पूछा जाए कि अभी जो कृषि से संबंधित परिवार है उनके लिए कौन सी स्पेशल योजना आई, तो बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। ठीक है गाइस। फिर देखिए, अब हमको रोजगार निर्माण में बस ये सब ध्यान रखना है कि हो सकता है कहीं कहीं छोटी छोटी वैकेंसीज आ जाती है और ये वैकेंसी कहीं ना कहीं हमारे लिए काम का सौदा हो सकती है। एमपीआईडीसी का लोगो देख लीजिए, एमपीआईडीसी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म आ जाता है, तो एक नज़र आपको इस पे भी कर देना है। ठीक, कभी कभी जैसे जिन्होंने बीबीए किया है, बीसीए किया है, तो कुछ प्रोफेसर की वैकेंसीज आती तो आपके काम के लिए है। फिर देखिए, प्राधिकरण में मुख्य परियोजना के कार्यान्वयन में महाप्रबंधक के 12 रिक्त पदों की प्रति नियुक्ति, ये काम की चीज कभी कभी हो सकती है और कोई बात नहीं, नहीं तो फिर ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए काम के नहीं है, मगर हम उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन इसी प्रकार हमारा भी और हम सब जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो एक न एक दिन इस पीडीएफ में भी उनका नाम जरूर आएगा। ठीक है। चलिए, अब आता है जनजातीय सशक्तिकरण की धरती पे, धरती आबा अभियान। ये धरती आबा अभियान क्या है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है, ये याद रखिएगा। झारखंड से चालू किया गया था। अब इसमें प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, तो प्रमुख व्यक्तित्व हमारे जो डॉक आप इसको भगवान का ही दर्जा दिया गया है झारखंड में, हमारे कौन, भगवान बिरसा मुंडा। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक नजर देख लेते हैं। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने सीहोर जिले के ग्राम झोलियापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिविर कार्यक्रम को संबोधित किया। राज्यपाल जी ने क्या बोला कि केंद्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा को की 150वीं जयंती पर ये धरती आबा प्रोग्राम चालू किया गया, जिसमें जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। शब्द को फिर से पकड़िए, जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आपके शब्द ऐसे ही सटीक होंगे। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। अब अगर ये भाषा शैली आप लिखते हैं तो आपके आंसर राइटिंग अन्य व्यक्तियों से कुछ अच्छी आंसर राइटिंग देखने को मिलेगी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य जनजाति समुदाय के नागरिकों का कल्याण करना है, उनको सशक्त करना है और उनका विकास करना है। जब भी आपसे भारतीय आबा प्रोग्राम के बारे में कोई पूछे, इंटरव्यू में कोई अगर आपसे पूछता है, तो आपको बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से कुछ जानकारी देना है कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, ग्राम उत्कर्ष का, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी धरती आबा प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है जनजातीय समुदाय के नागरिकों का कल्याण करना, ना केवल कल्याण करना बल्कि उनको सशक्त करना और उनका डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना। सरकार का यह प्रयास है कि जनजातीय समुदाय के नागरिकों को अभी तक सरकार की सभी सेवाओं का, सभी सुविधाओं का और योजनाओं को जो वंचित रह गए हों उन तक पहुंचाना सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। राज्यपाल ने बताया कि केंद्र सरकार के 18 मंत्रालय समन्वित रूप से इस अभियान का संचालन कर रहे हैं और सभी जरूरतमंद नागरिकों के लिए पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम उज्ज्वला योजना और एनआर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना, ये सब योजनाएं संचालित की जा रही है। किसके लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए और उनका विकास करने के लिए। ठीक है। गरीबों और किसानों श्रमिकों के लिए एक बन गया बहुत बड़ा आधार मनरेगा। ठीक है। मनरेगा क्या है, एक एक्ट है जिसके तहत प्रत्येक जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, गारंट रोजगार की गारंटी दी गई कि भैया आपको 100 दिन का एक निश्चित रोजगार आपको प्राप्त होगा। एक्ट के तहत इसको आपको भारत सरकार ने इसको पावरफुल बनाया और इस एक्ट के तहत अब 100 दिन का अनिवार्य लोगों को आपको काम देना पड़ेगा। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, एक नजर देख लेते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से न केवल गरीब श्रमिक और किसानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है बल्कि सिंचाई की उपलब्धता बन रही है। योजना के अंतर्गत खेत तालाब में भी काम क्यों कर रहा होगा, ये वही व्यक्ति काम कर रहे होंगे जो छोटे हर खेती मजदूर थे, जो 100 दिन के लिए रोजगार के लिए एक जगह से दूसरे जगह
माइग्रेट होते थे। अब मनरेगा के माध्यम से लोगों को, पति पत्नी और छोटे छोटे जो घर के परिवार के मेंबर हैं, उन सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। खेत तालाब योजना, अमृत सरोवर, कुएं, चेक डैम, भूमि समतिकरण, फिर मेड़बंदी, बागवानी, जल निकायों का निर्माण, जीर्णोद्धार। अब आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे गाँव में चेक डैम्स बनते हैं। अब ये चेक डैम कौन कर रहे हैं? ये वही मजदूर कर रहे हैं। किसके थ्रू? मनरेगा के थ्रू। रोजगार गारंटी मिल रही है, लोगों से काम करवाया जा रहा है, उनको कुछ एक नियमित भत्ता दिया जा रहा है, जिससे उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है और शासन के काम भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जल संरचना के अन्य कार्य भी इसमें किए जा रहे हैं मनरेगा योजना में। से जल गंगा संवर्धन अभियान, अब प्रदेश के 32 लाख लोगों को जल गंगा संवर्धन अभियान के थ्रू रोजगार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब ये देखिए क्या बोल रहे थे, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवासरत लोगों को स्थानीय स्तर पर एक रोजगार मिल रहा है। डेफिनेटली हमने डिस्कस ही किया था कि इसमें स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार मनरेगा योजना चला रही है, जिसमें 100 दिन का अनिवार्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, फिर 22 लाख परिवारों को, 32 लाख लोगों को, 22 लाख परिवारों से लेकर 32 लाख लोगों तक इसको डायरेक्टली इस योजना का लाभ मिल रहा है लोगों को। ठीक है, ये चीज हमारे लिए काम की थी। इससे क्या करना है, जब भी आपके पास मनरेगा से संबंधित पॉइंट आए तो आपको तुरंत बताना है कि 32 लाख लोग इससे डायरेक्टली बेनिफिट प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक, फिर आता है लाडली बहनों और माताओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य। फिर यही बता रहे थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी जो रक्षाबंधन आएगा, इसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 250 रुपए का आपको सगुन दिया जाएगा, और आने वाले दिवाली से 1500 रुपए का जो धनराशि है वो परमानेंट 1500 रुपए आएंगे, और वर्ष 2028 में ये राशि बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, क्या कर रहे हैं? और ये भाषा शैली सीखिएगा। जब भी आपसे कोई पूछे कि लाडली बहना योजना क्या फिजूल खर्ची के लिए है या पैसा बर्बाद से कर रही है, तो बिल्कुल आपको ये भाषा शैली उपयोग नहीं करनी है। आपको अगर अधिकारी बनना है तो आपको मध्य प्रदेश की भाषा शैली, मध्य प्रदेश सरकार की भाषा शैली का ही उपयोग करना है। आप एक सिविल सेवक हैं, और सिविल सेवक की एक जिम्मेदारी होती है कि हर चीज को हमको सकारात्मक तरीके से देखना है। डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के बेलखेड़ा गांव में राज्य स्तरीय लाडली बहनों और महिला सम्मेलन को संबोधित किया। और अब काम काम की चीज क्या बोला उन्होंने, ध्यान से पढ़िएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों को मान सम्मान और उनका वाजिब हक दिलाने में राज्य सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, स्वाभिमान और समृद्धि प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रति माह प्रतिबद्धता के साथ 1500, यानी कि सॉरी 1250 रुपए प्रति माह खाते में राशि भेज रही है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये शब्द आपको जरूर यूज करना है। आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, समृद्धि, 4 S हैं। फिर से सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि और आत्मनिर्भरता। ये मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अगर ये 5 शब्द इंप्लीमेंट कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली नारी का सशक्तिकरण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिमाह 250 रुपए बढ़ाकर इसमें दिए जा रहे हैं, ताकि महीना बहनें उत्साह पूर्वक तरीके से ये अब कर पाए, त्योहार को सेलिब्रेट कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनाओं को सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक में 2000 करोड़ रुपए से अधिक तरीके की राशि ट्रांसफर की है। क्लियर है? बस हमारे लिए काम की चीज यही थी। फिर आ जाता अगस्त 2025 में आएगी पहली स्पेस टेक पॉलिसी। बस आपको याद रखना है, अगस्त 2025 में कब आएगी स्पेस टेक पॉलिसी? तो अगस्त 2025 में। बस आप ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सामाजिक विकास के लिए मिलकर करेंगे काम, ये टाइटल था। इसमें नीति आयोग के द्वारा एक प्रमुख आपके लिए टॉपिक आता है, एनजीओ कौन है ना? मध्य प्रदेश के प्रमुख एनजीओ के नाम बता दीजिए। तो बताने हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मंत्रालय ने में मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग और 4 प्रतिष्ठित गैर शासकीय संगठन, ठीक, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? अंतरा फाउंडेशन, प्रधान फाउंडेशन, पीएचआईए फाउंडेशन और यूएन विमेन के माध्यम से समझौता हुआ है। ठीक, एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। फिर से मैं बता दूं कौन कौन सा, अंतरा फाउंडेशन, प्रधान, पीएचआईए फाउंडेशन, ठीक है, और यूएन विमेन प्रोग्राम, ये 4 एनजीओ हैं जिसका कोलैबोरेशन और एमओयू साइन हुए मध्य प्रदेश शासन के साथ। ठीक है, ये लिखा है राज्य नीति आयोग ने 4 एनजीओ के साथ किया एमओयू साइन। प्रदेश के समावेशी और सतत विकास को इससे मिलेगा बल। इन एमओयू के माध्यम से प्रदेश में नीति, नवाचार और सुशासन को गति प्राप्त होगी। क्लियर है गाइस?
फिर आता है आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रभावी माध्यम है ग्रामीण पर्यटन। अब ग्रामीण पर्यटन है, अब हमारे लिए किससे काम होगा? पेपर 4 पार्ट बी उद्यमिता विकास से संबंधित सेगमेंट है। क्या मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में क्या बोला कि ग्रामीण पर्यटन आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का एक प्रभावी माध्यम है। जब भी आपके पास प्रश्न आए तो आत्मनिर्भरता वाला, है ना, लोगों ने क्या कैसे इनकम का सोर्स डेवलप कर लिया, तो कैसे ग्रामीण स्तर को जो विलेज टूरिज्म को डेवलप कर लिया, जिससे लोग अब बाहर के लोग जो ग्रामीण परिवेश में जीना चाहते हैं, एक हफ्ते का अपना स्टे करना चाहते हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, बढ़िया ग्रामीण उनको माहौल दे पा रहे हैं, बढ़िया हाथ से बनी हुई रोटी दे पा रहे हैं, चूल्हे से बनी हुई रोटी है ना, गोबर कैसे है, और मिट्टी के घर कैसे होते हैं, है ना, गांव का एकदम चहल पहल वाला जो माहौल है वो विलेज टूरिज्म के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। तो ये क्या था, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने क्या बोला कि ग्रामीण पर्यटन आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का एक प्रमुख माध्यम है। ग्राम स्तर पर पर्यटन गतिविधियों से जहां युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ आर्थिक उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। वहीं पर्यटन गतिविधियां हमारी आर्थिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, तीज त्योहार, खान पान को राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश की पहचान बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही है। प्रदेश में विकसित हो रहे होम स्टे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की एक, आप क्या कर रही है, अतिथि देवो भव का जो हमारी फिलॉसफी है उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, होम स्टे के माध्यम से लोगों का इनकम का स्तर बढ़ रहा है ना, पर डे लोग कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, और यही 4 से 5 लोगों के इनकम का सोर्स बना हुआ है, और धीरे धीरे यही चीज पैसा इकोनॉमी को ड्राइव करने का काम कर रही है। क्लियर है गाइस? देखो अब ये लिखा है, प्रदेश में पर्यटकों के लिए आरंभ होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 2 से 41 होम स्टे का वर्चुअल लोकार्पण हमारे माननीय मोहन यादव जी ने किया है। होम स्टे के निर्माण में 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाले 10 जिलों को कलेक्टरों को सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं फिर से। वीरांगना लक्ष्मीबाई के सम्मान के लिए प्रदेश सरकार तत्पर, महानाट्य के लिए, ठीक है, आपको सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक, सिकल सेल उन्मूलन के लिए संकल्प कर रहा है मध्य प्रदेश। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको बताना है उप मुख्यमंत्री का नाम है श्री राजेंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे मोदी जी का जो लक्ष्य है वर्ष 2047 तक क्या करना है, सिकल सेल का उन्मूलन कर देना है, बस उसी चीज में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सिकल सेल के उन्मूलन से के राष्ट्रीय संकल्प को मध्य प्रदेश जो है दृढ़ता से साकार कर रहा है। श्री शुक्ल जी का क्या कहना है कि सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था, एवं असाध्य क्या है, रक्त विकार है। ये ब्लड से संबंधित एक इशू है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, है ना, बोला था रेड ब्लड सेल्स, और क्या करती हैं, अर्धचंद्राकार रूप ले लेती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे अब ऑक्सीजन का इसमें सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से व्यक्ति को तीव्र दर्द होता है, संक्रमण हो जाता है, और अंग इसके खराब हो जाता है, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह रोग विशेषता जनजातीय समुदाय में अधिक देखने को मिलता है। हमने डिस्कस किया था कि जनजातीय समुदाय में क्यों एनीमिया, खून की कमी का एक सबसे खून की जो बीमारी है, सबसे बड़ा इशू यही है, और मध्य प्रदेश जैसा जनजातीय बाहुल राज्य एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों से गुजर रहा है। क्या किया हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि यह सब मिलकर संकल्प लें कि वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को सिकल सेल मुक्त बनाने का एक प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थानों में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों का एडमिशन बिल्कुल काम की बात नहीं है। लोक एवं राष्ट्रवादी भावना का संरक्षण, पत्रकारिता हमारे काम के लिए तो अभी फिलहाल में नहीं है। ठीक है गाइस, फिर आता है परिषद में लोक सेवा पदोन्नति नियम। क्या है ये, मैं अलग वीडियो में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत जल्द कि क्या है प्रमोशन, प्रमोशन पॉलिसी क्या है, क्या क्या उसके चैलेंजेस थे, इस वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2025 तक प्रमोशन क्यों रुके थे, ये सब थोड़ा सा हम सिलसिलेवार तरीके से आपको आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक, हमको इस पे काम करना है। क्या फैक्ट फाइल है, प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला प्रगतिशील राज्य है मध्य प्रदेश। किस पे? हमारे पर्यटन के क्षेत्र पे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन के लिए एकदम सबसे सुटेबल है, जिसका पर्यटन के सबसे बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी जी हैं। क्लियर है, ये हमारे लिए फैक्ट की भी बात है, प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र का क्या क्या नई चीज हुई है, क्या क्या हम प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो सकते हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस, देख लीजिए,
आप भाषा शैली पे भी ध्यान रखिएगा। हमेशा मेरा कोशिश यही रहती है, मैं अगेन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश आपके लिए रहेगी कि आप अपनी भाषा शैली पर तगड़ी पकड़ बनाएँ। आपकी भाषा ही आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा एक पावरफुल वेपन होगा, जिसके थ्रू आप लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं और आपकी भाषा शैली से लोगों आपको गंभीरता से भी लेते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव विरासत के साथ विकास को मूर्त रूप देते हुए प्रदेश को पर्यटन की ऊंचाई पर ले जाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रतिबद्ध होकर काम किया है। क्या है कि निरंतर प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश पर्यटक स्थलों फिर क्या है स्थलों में विश्व मानचित्र पर विशेष स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश का हर अंचल, हर क्षेत्र, हर कोना इतिहास के कालखंडों को प्रदर्शित करता है। जहां प्रदेश के भव्य किले, उत्कृष्ट नक्काशीदार मंदिर, प्राचीन शैलचित्र, अद्भुत स्मारक इसकी गौरवशाली परंपरा को और गौरवशाली इतिहास को बढ़ चढ़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की बात कर लेते हैं तो एक नजर डिस्कस हमने याद कर लिया होगा कि 1986, 89 और 2003 तीन विश्व विरासत स्थल हैं हमारे प्रमुख, खजुराहो, भीमबेटका और सांची। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अलौकिक मूर्तियां, सांची का शांति स्तूप, याद रखना सांची का कितना शानदार चीज है, बौद्ध है यानी शांति होगी। तो सांची का शांति स्तूप, भीमबेटका का ऐतिहासिक कलाकृति यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थायी सूची में सम्मिलित हैं। इन धरोहरों के अतिरिक्त 18 अन्य पर्यटन स्थल भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल होने के साथ साथ अब यात्रियों को भी आकर्षित करने का, पर्यटकों को भी आकर्षित करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश अपने मूल मंत्र अतिथि देवो भव को गर्व से अपनाते हुए स्वच्छ, हरित एवं सुरक्षित स्थलों के लिए प्रसिद्ध है ना। हम अपने जितने भी हमारे आगंतुक हैं हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया आइए और हमारे यहाँ हमारी गौरवशाली हमारा इतिहास है इसको जानने की कोशिश करिए। प्रमुख बिंदु देख लीजिए। अब क्या है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश देश का एकमात्र हीरा उत्पादक है। लोग ये जो हीरे की खान देखने के लिए भी आना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के प्रति 100 किलोमीटर के क्षेत्र में पुरातात्विक स्थल एवं प्राचीन इमारतें भी आपको देखने को मिलेंगी। हर 100 किलोमीटर में आपको नया स्थल देखने को मिलेगा। नया कहीं ना कहीं आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, शैलचित्र देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े क्या महल देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे। क्या है देखो डिस्कस किया ही था अपन ने कि प्रदेश के भव्य किले, नक्काशीदार मंदिर, ऐतिहासिक शैलचित्र, अद्भुत स्मारक, गौरवशाली इतिहास ये प्रमुख देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो, सांची, भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमने डिस्कस ही किया था। प्रदेश के 18 ये स्पेशल अभी अस्थायी सूची में 18 यूनेस्को के प्रमुख जो स्थलों में से एक हमने देख लिया। फिर मांडू, मांडू में देख लीजिए भव्य स्मारक है, नाजुक महल। अब देखो आपके लिए प्रीलिम्स में आप पूरी दुनिया की कोई भी किताब कॉपी पढ़ लीजिए, आपको ये नहीं मिलेगा। देखिए मांडू 36 शताब्दी के ईसा पूर्व के भव्य स्मारक और नाजुक महल, शाही चांदनी रातों के लिए, है ना, जितने महल हैं, ये सब भाषा शैली कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रेम स्नेह की प्रेरणाओं को सजे हुए है ये। ऊर्जावान कवियों और पुलकित करने वाले सपने देखने वालों के लिए एक प्रमुख स्थलों में से एक है। फुहारों के लिए आनंद है जबलपुर, यानी कि जबलपुर का जो हमारा धुआंधार जलप्रपात है वो भी पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। सफेद संगमरमर की ऊंची चट्टानों के बीच नाव की सवारी करते हुए सूरज की रोशनी के बीच में, है ना, वही आपका भेड़ा घाट है। धामनार की गुफाएं, अब धामनार की गुफाएं आप देख लीजिए। धामनार में पत्थर की उत्कृष्ट कारीगरी और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काम की चीज है। फिर बुरहानपुर अपने स्वाद के लिए फेमस है, मावा जलेबी के लिए। और बुरहानपुर अपने ये देख लीजिए पर्यटन के लजीज, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो हमको ये थोड़ा सी चीजें अपने आंसर राइटिंग में भी इसको संजो कर रखना है। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारे लिए काम की चीज फटाफट एक नजर में देख लेते हैं, बस 5 से 10 मिनट का सेगमेंट हुआ है। देखिए साइप्रस, प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं। अभी साइप्रस गए हुए तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सा होगा। साइप्रस के प्रधानमंत्री साइप्रस ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के को देश का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया। मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सम्मान साइप्रस यात्रा के दौरान ही प्राप्त किया है।
अब आपको ये चीज़ हो सकती है, या तो ये प्राइज़ का नाम पूछ लिया जाए, ये सम्मान का नाम पूछ लिया जाए, या तो राष्ट्रपति का नाम पूछा जाएगा। राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है? और प्रधानमंत्री जी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों के नाम पर ही स्वीकार किया और उनको समर्पित भी किया है। फिर है नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अर्लल्ला, क्या है? डॉकयार्ड में है वो, ठीक, डिजाइन किया है, सबमरीन है, ठीक है, सैलो वाटर क्राफ्ट की इसमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा जनरल अनिल चौहान, आपके लिए प्रीलिम्स का भी प्रश्न बन जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है, तो आपको इसका नाम देख लेना है, ठीक। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अरलल्ला किले के नाम से इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक। मालदीव की कैटरीना कैंप ब्रांड एम्बेसडर है, हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्ट्रॉइड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति की एडीएस, ठीक है, राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली, ठीक, लेफ्टिनेंट कमांड यशस्वी सोलंकी, ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है। फिर आप देख लीजिए, G20 के शेरपा से पद का इस्तीफा दे दिया अमिताभ कांत ने। केरल के कैडर के हैं, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने अभी उसमें क्या है, G20 के शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक। बस अब आपके लिए प्रमुख व्यक्तित्व याद रखना, मध्य प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर अजहर हाशमी का निधन हो गया। अब याद रखना है कि ये क्या क्या कहे के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो प्रमुख चिंतक और साहित्यकार प्रोफेसर अजहर हाशमी की 75 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, देहांत हो गया। अब क्यों क्यों इंपॉर्टेंट थे? इनकी चर्चित पुस्तक संस्मरण का संदूक समीक्षा के सिक्के को 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो हमको ये चीजें आपको बताना है। चलिए, फिर ये आ गया अपना एडवर्टीजमेंट, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक। एक नज़र और देख लेते हैं क्या क्या काम की चीज़ है। हाँ, चलिए। अब भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यम वर्ग को मिला एक साथ सहयोग और संबल। तो अब क्या क्या है, तो एक नज़र आप देख लीजिए कि इन 11-12 वर्षों में मोदी जी ने क्या 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 किया, काम किया है, एक नज़र आप देख लेते हैं। 11 वर्षों में आयकर नीति में थोड़ा सा तेजी से रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक। अब आयकरों की जो रिटर्न करने वाले थे पहले 3.91 करोड़ लोग से बढ़कर 10 करोड़, लगभग 9 है ना, लगभग 10 करोड़ ना, और एग्जैक्ट फिगर चाहिए होगा तो 9.19 करोड़ लोगों ने अब क्या किया है, डायरेक्टली टैक्स देना चालू कर दिया गया है। आयकर को थोड़ा सा लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने, है ना, अपना एक मध्य प्रदेश सरकार को तो श्रेय नहीं देना चाहिए, सीधे भारत सरकार को ही देना चाहिए, क्योंकि आयकर जो नीति है वो केंद्र सरकार का ही है। सरकार ने छूट की सीमा बढ़ाई है, मानक कटौती शुरू की है, और सरलीकृत कर व्यवस्था की, जिसकी वजह से अब जो 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ लोग जो करदाता थे वो बढ़कर 10 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। फेसलेस आईटी रिटर्न ई असेसमेंट, अब देखिए, ई असेसमेंट आपसे पूछ लिया जाए तो काय के लिए? आईटी रिटर्न पॉलिसी के लिए। 2019 में लॉन्च की गई फेसलेस ई असेसमेंट प्रणाली ने व्यक्तियों के लिए कर के जांच के तरीके को बदल दिया है ना। अब तेजी से लोग अब टैक्स को ना केवल बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, टैक्स देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। महंगाई पे भी भारत सरकार ने तेजी से काबू पाया है। फिर आप याद रखिएगा कि अब एकीकृत पेंशन योजना स्टार्ट कर दी गई है, 24 अगस्त 2024 से चालू की गई थी एकीकृत पेंशन योजना, जो कि आपके लिए काम आएगी। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। फिर स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? तो 25 जून 2025 को 2015 को सॉरी 25 जून 2015 को शुरू किया गया क्या, स्मार्ट सिटी मिशन। भारतीय शहरों को अब थोड़ा सा नया स्मार्टनेस दिया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम होगा, स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। 100 स्मार्ट शहरों को प्रत्येक एकीकृत कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा, जिसमें सुरक्षा, यातायात, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, सब कुछ इसमें शामिल होगा। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाती है, 2015 से ये भी चालू हुई थी, जहां लोगों को क्या कर रहे हैं, उनको अपना पक्का घर देने का एक उद्देश्य बनाया हुआ था, जो तेजी से अब पूरा हो रहा है। फिर मेट्रो मेट्रो पहले लगभग 248 किलोमीटर तक की रेंज थी वर्ष 2014 तक, मात्र जो रेल हमारी मेट्रो रेल थी 248 किलोमीटर तक का ही उसका ट्रैवल डिस्टेंस था। बट अब उन्होंने क्या किया, बढ़कर 763 किलोमीटर का इजाफा कर दिया है। ये हमारे मोदी जी का क्या किया, हमारे मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का
ये जो लीडरशिप है उसकी लीडरशिप से तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अब उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। 21 जून 2016, अब प्रीलिम्स के लिए आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कब चालू हुआ, तो 21 जून 2016 को चालू की गई योजना देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना आम नागरिकों की हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, ये भी काम की चीज है। फिर आयुष्मान यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या किया है, तो भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सर्वाधिक तेजी से लोगों तक पहुंच रही है, और लोगों को ना केवल पहुंच रही है बल्कि उनका उनको एक अश्योरेंस दे रहा है कि भैया आप चिंता मत करिए, आपका जो हिस्से का पैसा है वो भारत सरकार पे करेगी। और मध्य प्रदेश तेजी से जो आयुष्मान कार्ड बनाने में पहली पोजीशन पे है। फिर जन औषधि केंद्र, 20 मई 2025 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 80% मैंने 2014 में 80 से बढ़कर अब ये 16,469 हो गई जन औषधि केंद्र, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। शिक्षा और इसकी कौशल विकास, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में ही चालू की गई थी, 18 अप्रैल 2015-25 को। ये विनिर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र, आईटी निर्माण जैसे प्रमुख सेक्टर पे ये करीबन करीबन 1.5 करोड़ लोगों को क्या कह रहे हैं, स्किल देने का काम कर चुकी है। कौन सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, बस यही काम की चीज थी। फिर डिजिटल गवर्नेंस सुविधा, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से रेड टेपिज्म हम अबोलिश करने यानी भारत सरकार तेजी से खत्म करने की कगार पे है। जिससे क्या हो रहा है, अब पारदर्शी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पारदर्शी काम होने से धीरे धीरे देश की छवि अच्छी हो रही है। ठीक, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। फिर 2009 से चालू किया गया आधार। अपन प्रीलिम्स के लिए नया क्वेश्चन बन जाता है कि भैया आधार सिस्टम क्या है, तो वर्ष 2009 से चालू किया गया आधार सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है। अब ये बढ़कर 141 करोड़ लोगों का आधार कार्ड का कहीं ना कहीं इसको आधार कार्ड से जुड़ने का ये जोड़ लिया गया है। ठीक, 150 बिलियन लोगों का प्रमाणीकरण हो गया। फिर डिजी लॉकर 1 जुलाई 2015 को डिजी लॉकर लॉन्च कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये हमारे साल 11 साल का जो सिनॉप्सिस था, ये मोदी जी ने इसको कर दिया है। ठीक, दमोह जिले की जलवायु परिवर्तन, जलवायु, औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था में सोनार नदी। सोनार नदी के बारे में बस 5 मिनट में देख लेते हैं, लास्ट का 5 मिनट का सेगमेंट बचा है, फिर हम एक झटके में इसको कवर कर लेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए एक नजर में देख लेते हैं सबसे पहले सोनार नदी। ठीक, नदी हमारी मात्र बहता हुआ पानी नहीं है बल्कि संस्कृति का एक निर्माण करने का एक प्रमुख माध्यम है। नदियों के आसपास नदी संसार बसा होता है जिसमें जल ग्रहण क्षमता नदियों का जीव वनस्पति जगत को भी ये पालती है। इस क्षेत्र में क्या है, बस ये भाषा शैली ही आपको एक अच्छा आंसर प्रोवाइड कर देगी। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। सोनार नदी कहाँ मिलेगी आपको? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की एक प्रमुख नदियों में से एक है। दमोह जिले की एक मुख्य नदी अब कहाँ से निकलती है, तो भैया दमोह याद रख लेना है। सोनार नदी दमोह, सागर और पन्ना जिले की एक जीवनदायिनी नदियों में से एक है। सोनार नदी के पानी का आसपास में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है। सोनार नदी के पानी से ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता, पेयजल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सोनार नदी सागर जिले के एक गौर झामार पास से निकलती, सागर जिले से ही निकलेगी, गढ़ा कोटका से होते हुए दमोह जिले के पथरिया के पास प्रवेश करती है, जो नरसिंहगढ़ के हटा से पन्ना जिले में जाकर केन नदी में ये मिल जाएगी। सागर से चालू होती है, याद रखिएगा, मुझसे गलत जानकारी हो गई। सागर जिले के गौर झामर से निकलती है सोनार नदी। ठीक, अब ये तकरीबन इसकी लंबाई कोई पूछता है तो 200 किलोमीटर आपको इसकी जानकारी बतानी है। ठीक, सोना नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो देहार, गधेरी, बेबस, कोपरा, जूड़ी और व्याराम इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी? देहार, गधेरी, बेबस, कोपरा, जूड़ी और व्याराम। भदभदा जलप्रपात काय में है, तो भैया आपको सोनार नदी में। मंदिर के लिए आप इसको अपने लेवल पे इसको पढ़ लीजिएगा। सागर नदी फिर देख लीजिए, सोनार नदी का उद्गम सागर जिले के केसली ब्लॉक के टांडा गांव से। बस अपन को सागर जिले याद रखना है। क्विक रिवीजन के लिए, सोनार नदी का उद्गम सागर जिले के केसली ब्लॉक से निकलती है। लंबाई इसकी लगभग यहाँ 200, मगर कुल टोटल 250 किलोमीटर के आसपास देखने को आपको मिलेगी। फिर आगे चल के ये केन नदी से ये मिल जाती है। फिर अब बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि साउथ अफ्रीका पहला बना। जो अभी टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका जीत गया, तो टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला तीसरा देश बना साउथ अफ्रीका। इससे पहले न्यूजीलैंड 2021 में और ऑस्ट्रेलिया। अब आपके लिए प्रीलिम्स में या तो आपसे साउथ अफ्रीका पूछेगा या तो सीधे पहला नंबर का पूछेगा, या तो ये पूछेगा किस सन में पहली चैंपियनशिप हुई थी, तो वर्ष 2021 में हुई थी। न्यूजीलैंड जीता था, फिर ऑस्ट्रेलिया जीता था और आप वक्त जीत गया साउथ अफ्रीका। ठीक, तो ये हमको याद रखना है। अच्छा, इसके कप्तान कौन थे? वाबुमा इसकी कप्तानी में ये जीतने को मिला।
फिर मध्य प्रदेश के हिसाब से काम की चीज है, प्रदेश की स्टार पैरा कैनो, याद रखना, पैरा कैनो के बारे में बात की जा रहा है। तो पैरा कैनो में प्राची यादव और पूजा ओझा, बस आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है गाइस। तो वर्ष 2030 तक भारत की क्लीन एनर्जी के लिए 500, बस आपके लिए पूरी पूरा इतने सेगमेंट में काम की चीज आपको बस यही है। तो वर्ष 2030 तक क्या करना है, भारत क्लीन एनर्जी के लिए 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बट हमारे लिए जब भी आपके पास एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको सटीक आंसर देना है कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी में हमको प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाया हो, बस यही है। 16वीं जनगणना होगी, बस पहले 15वीं हुई थी वर्ष 2011 में, अब 16वीं जनगणना होने जा रही है वर्ष 2026-27 में। तो 2026-27 में कहाँ होगी, ये सबसे पहले जो हमारा नॉर्थ सेक्टर है, शिमला, जम्मू कश्मीर और देहरादून, ये इस वाले सेक्टर में ही शुरुआत होगी सबसे पहले। तो 16वीं नंबर की जनगणना है और 2027 और 26 से चालू होगी, अक्टूबर 2026 से चालू होगी और ऑफिशियल तरीके से 2027 से चालू होगी। ठीक है, लगभग 13,000 करोड़ के आसपास इसमें पैसे खर्च होंगे। ठीक, तो ये पूरा घटनाक्रम है। और ब्रिक्स का 10वां जो नया सदस्य इसमें शामिल हुआ है उसका नाम है वियतनाम। ये आपके लिए काम की चीज है। ब्रिक्स कब हुआ, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ये आपके लिए प्रश्न है, एमसीक्यू का प्रश्न बोल सकता हूं मैं इसके लिए। इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में जो आपके जीवन को और आपके ज्ञान को हमेशा बढ़ाने का काम करेगी और आपके प्रीलिम्स में, इंटरव्यू और मेंस में सब में काम आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद।